Hello students, welcome to all of you. In this class 9 science, chapter number 9, force, law and motion. This is your video number 3. Okay students, in the previous videos we have learned about the force and effect of force, types of force and Newton's law of motion, first law of motion and inertia. In today's class, firstly we discuss about the inertia and mass, and after then we will discuss to the momentum and we will study to the second law of motion. Okay students, let's start to the topic. In today's class we will discuss to our first point, that is inertia and mass. What is the relation between inertia and mass? Inertia and mass. तो बच्चों इनर्शिया और मास क्या होता है इसके बारे में, इसमें हम रिलेशन फाइंड करेंगे कि क्या इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, क्या इनर्शिया मास पर डिपेंड नहीं करता है, उसके बारे में इस क्लास में हम स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इनर्शिया के बारे में जान लेते हैं कि बच्चों इनर्शिया क्या है. ठीक है, इनर्शिया में आप देखेंगे यहाँ से सबसे पहले हम इनर्शिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर बताएंगे ईच एंड every object offers resistance to change its state of rest or of uniform motion and this property of objects is called inertia. तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफर्स रेसिस्टेंस. सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं. रेसिस्टेंस का मतलब रुकावट. टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे. ठीक है, अगर उन पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रेसिस्टेंस अप्लाई करते हैं. रेसिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों रुकावट. ठीक है बच्चों, एंड दिस प्रॉपर्टी, यही जो प्रॉपर्टी है, जो रुकावट है, ठीक है, अपनी स्टेट को मेंटेन करने की. ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेट इज नोन एज इनर्शिया. उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इनर्शिया कहते हैं. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे. मैं आपको उसके बाद में कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा. अभी ये आपको नोट नंबर फर्स्ट पॉइंट, नोट में आप देखेंगे कि आपके पास में ए हैवियर ऑब्जेक्ट has larger inertia than a lighter object. यानी जो भारी ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा इनर्शिया अप्लाई करता है देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट, जो हल्का ऑब्जेक्ट है उससे. ठीक है बच्चों, तो इसको हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं बच्चों, more massive the object larger its inertia. लार्जर इज इट्स इनर्शिया. तो बच्चों इससे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपने बच्चों एक लाइन आपको पता चली जो आपको सीखने की है. वो क्या है, यहाँ से मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ its inertia. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पर
कि जो आपका मास है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी बच्चों क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर? तो सभी बच्चों को पता चल रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे रिवाइज करिए अच्छे से, ठीक है। अभी हम 5 मिनट में हम आपको बताएंगे, ठीक है। नोट करिए सभी। हाँ बच्चों, तो हम कहाँ पर चल रहे थे, हम यहाँ पर ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है बच्चों। यानी हैवियर द मास हैवियर द इनर्शिया, यानी हमारे पास में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हैवी है तो उसका मास भी कितना होगा बच्चों, हैवी होगा। क्लियर है? ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो आपको जैसे मैंने एक कॉइन बताया, ठीक है। अगर एक कॉइन है 1 रुपीज़ कॉइन और एक आपके पास में है 5 kg, आपके पास में कोई आपको एक ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, ठीक है बच्चों। अब आप मेरे को ये बताएं बेटा कि इनर्शिया किस में ज़्यादा होगा। तो बेटा आप देख रहे हैं इनर्शिया किस में ज़्यादा होगा, जो 5 kg का ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि बेटा जो कॉइन है उसका मास कम है। तो मैंने आपको क्या बताया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी कि जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इनर्शिया को मेजर करता है। तो सभी बच्चों को क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बच्चों, डेट इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम, तो बच्चों मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as the product of its mass and velocity, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जब मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे, जो उसका मास होगा, ठीक है, और जो उसकी वेलोसिटी होगी, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा बच्चों, मोमेंटम। मोमेंटम को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, P से। तो सभी बच्चे देखें, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज नोन एज मोमेंटम। तो सभी बच्चे ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एंड फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, P इज इक्वल टू M इंटू V। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी से। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको क्या बताया बच्चों, मैंने आपको समझाया P इज इक्वल टू mv, दिस इज मोमेंटम। ये क्या है बच्चों, मोमेंटम। P फॉर मोमेंटम, ठीक है। P हम क्या कहते हैं बच्चों, P आपका क्या है, मोमेंटम, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड M फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड V फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। P इज इक्वल टू mv। तो बच्चों आप इससे यहाँ से देख रहे हैं हमारे पास में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये नज़र आएगा बच्चों यहाँ से। एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जो मोमेंटम है वो मास पे भी डिपेंड करता है, मोमेंटम वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम मास को हम इंक्रीज करेंगे तो उसका मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर आपको ये समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम मास इंक्रीज करेंगे, मास को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो जो आपका मोमेंटम भी क्या होगा बच्चों, मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तब आपका मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों पॉइंट आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, सभी बच्चे ध्यान से देखें, ठीक है। मोमेंटम इज एन वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज एन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मोमेंटम हमारी क्या होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है बच्चों, क्योंकि जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, ठीक है। और V हमारी कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, V हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हमारा जो मोमेंटम है वो भी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है बच्चों।
वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें बच्चों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है उन्हें। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा मोमेंटम इज एन वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से देखेंगे बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखें। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, वी नो डैट, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी नो डैट, आप यहाँ से फॉर्मूला देखेंगे, वी नो डैट मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो आपको मोमेंटम की यूनिट निकालनी है, तो मास की यूनिट क्या होती है बच्चों, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी यूनिट आ गई बच्चों, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोमेंटम की यूनिट क्या आ गई आपके पास, P इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इट इज द SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल का आपको सिखाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ समझा रहा हूँ, कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 kg traveling at a velocity of 144 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास में ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आपको हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें आपको मास कितना गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है बच्चों, गिवन में आपको मास गिवन है, मास इज इक्वल टू 0.15 kg। ओके, वेलोसिटी कितनी गिवन है बच्चों, 144 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों किलोमीटर पर आवर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको 144 इंटू 5/18। ठीक है बच्चों, जैसे आप 5/18 करेंगे तो बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ से, कि आपको यहाँ से 5/18 जब आप इसे करेंगे तो आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड। चलिए बच्चों यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 144 को जब आप 18 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18, 2 से 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 9 8 जा 72। तो बच्चों ये आपका कितने टाइम्स कट हो रहा है बच्चों, यहाँ से 8 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं 8 5 जा 40, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, मोमेंटम। तो आप क्या लिखेंगे, वी नो डैट। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो डैट मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है बच्चों, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, एंड आप यहाँ पर आप P की M की वैल्यू पुट करिए 0.15 इंटू आप पुट करेंगे यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड था। तो बच्चों इन दोनों को जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप देख रहे हैं 0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60। ठीक है, 15 4 जा 60 हो गया। और यहाँ पर पॉइंट आया तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, मोमेंटम। आप इसे सॉल्व करके देख लेंगे तो आपका आएगा 6.0। और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है, 6.0, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर यहाँ पर सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the rate of change of momentum of an object directly proportional to the applied force, that is unbalanced force. ठीक है, and change of momentum takes place
इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर बताया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखेंगे बच्चों, इट इज एन मोमेंटम। ठीक है, जहाँ पर रेट का वर्ड आ जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी डिवाइड बाय टी। तो बच्चों सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, रेट का मतलब हो गया टाइम, रेट ऑफ चेंज और चेंज इन मोमेंटम बच्चों ये जो साइन मैंने आपके पास लगा रखा है इसको बोलते हैं चेंज इन पी फॉर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर बच्चों, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आपका एक्सटर्नल फोर्स के इसके इक्वल होता है। तो बच्चों ये आपका सेकंड लॉ कहता है। ठीक है बच्चों, और इसको हम इस तरीके से भी नोट करते हैं, सभी बच्चे ध्यान रखें, F इज इक्वल टू ma। तो ये बच्चों आपको प्रूफ करके दिखाना होता है। ठीक है बच्चों, ये इसी से ही आता है। ठीक है, तो आपका किस तरह से आएगा बच्चों, इसके बारे में चलिए स्टडी करते हैं, इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब आपको करा रहे हैं प्रूफ। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है बच्चों ये। ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले बच्चों हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है बच्चों, 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट ये है एंड एक ऑब्जेक्ट ये है। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका मास कितना है बच्चों m, और ये इसी ऑब्जेक्ट का मास भी क्या है बच्चों m। ओके, तो ये सेम ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो आप ये सुनिए बच्चों, ये सेम ऑब्जेक्ट है। जब आपका a पॉइंट पर है, किस पर है बच्चों, ऑब्जेक्ट आपका a पॉइंट पर है, a पॉइंट से वो b पॉइंट पे जा रहा है। जब वो a पर था तो यहाँ पर इसका टाइम कितना था बच्चों, t इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे वो a से b तक पहुँचा तो बच्चों इसने टाइम कवर किया। ठीक है, t इज इक्वल टू टाइम कितना हो जाता है बच्चों, t हमने मान लिया t टाइम इसमें हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनिशियल वेलोसिटी जब थी इस ऑब्जेक्ट की, जब हमने इस पर जब फोर्स अप्लाई हमने किया था बच्चों, हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स। यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पर मान ली बच्चों u। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर भी क्या अप्लाई किया जा रहा है बच्चों, डेट इज फोर्स, एंड यहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है डेट इज v। ठीक है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट करता है किसी भी अपनी वेलोसिटी को, तो हम उसे बोलते हैं बच्चों इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंड द फाइनल वेलोसिटी कौन सी होती है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी टाइम में जब वो पहुंच जाता है तो जो वेलोसिटी उसकी फाइनल पॉइंट पर होती है उसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर देख लिया, ये होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आप इसका कंसीडर करेंगे। कंसीडर वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट पॉइंट ए, इनिशियल वेलोसिटी u एंड t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है बच्चों, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम a टू b, ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स v एंड द टाइम बिकम्स t। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पर हम इसमें बताएंगे आपको जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो ये जो फोर्स होता है बच्चों, कांस्टेंट फोर्स होता है। कैसा होता है बच्चों, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, फिक्स। क्या होता है बच्चों, फिक्स फोर्स। ठीक है, जब इस पर हमने अप्लाई किया तो हमारा जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से, किसकी वजह से बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से ऑब्जेक्ट a टू b हमारा आ जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों स्टेप 1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा, हमने मान लिया p1। तो p1 कहाँ पर बच्चों, a पॉइंट पर। तो आपका कितना हो गया बच्चों, mu, कितना हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। आपको मैंने बताया था मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज p2। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा mv। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे यहाँ से चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, p2 माइनस p1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम आपका कितना आ गया बच्चों, आप यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, mv माइनस mu। तो बच्चों इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, चेंज इन p इज इक्वल टू m कॉमन आ रहा है बच्चों, v माइनस u। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ से देख लिया। अब इसमें हम देख रहे हैं बच्चों कि हमारा जो टाइम है, ठीक है, अब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कितने टाइम में हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। स्टेप 2 में आप देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब आप निकालेंगे यहाँ से तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा बच्चों P2 माइनस P1 अपॉन में फाइनल टाइम कितना था बच्चों T, इनिशियल टाइम कितना था 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन में कितना आ गया बच्चों T माइनस 0। तो चेंज इन मोमेंटम आपका कितना आया था बच्चों P2 माइनस P1 आपने लिखा था, कितना आया था बच्चों mv माइनस u, जैसे कि आपने बच्चों यहाँ देखा है, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों T, ठीक है बच्चों। तो इसे हम इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। इक्वेशन नंबर हमारी क्या आ गई बच्चों 1 हो गई। क्या ये आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सीखिए, आपको बिल्कुल पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम देखिए बेटा इसका डेरिवेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बाय द डेफिनेशन, किससे निकालेंगे बच्चों, बाय द डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, सेकंड लॉ की डेफिनेशन आपने पढ़ी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जब हम इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों तो हमको इसमें क्या देखने को मिलेगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन में दैट इज टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो बच्चों यहाँ पर आपका f इज इक्वल टू, इस साइन को हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के हम लगा लेते हैं बच्चों k, ये आपका कितना आ जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन में हो गया आपका t, ठीक है बच्चों। आप यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन आपने बच्चों आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है v माइनस यू अपॉन टी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, f इज इक्वल टू k एम ए। तो बच्चों आपके पास में ये इक्वेशन आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मान के चलें इफ़ हमारे पास में हमें वैल्यूज़ गिवन है, मास इज इक्वल टू 1 kg एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर ये दोनों वैल्यू मेरे को कितने दिया बच्चों, क्या नाम है, मास 1 kg एंड ए 1 kg एंड एफ हमारा दिया है बच्चों 1 न्यूटन का हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जब हम इस इक्वेशन में यहाँ से हम पुट करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। बाय इक्वेशन सेकंड से आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, k इज इक्वल टू 1 आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बच्चों, k इज इक्वल टू 1 आपको वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को आप किस में पुट करेंगे, पुट इन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में जब आप इसे पुट कर देंगे तो f इज इक्वल टू एम ए। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर ये पॉइंट आपको मिल जाता है, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर हमारा सेकंड लॉ प्रूफ हो गया, दैट इज नोन एज हेंस प्रूव्ड, हमने इसे कर दिया, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। आप अच्छे से देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया, ए पॉइंट पर था तो इनिशियल मोमेंटम, पी पॉइंट पर जब आया तो फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट किया। चेंज इन मोमेंटम में क्या होता है बच्चों, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को जब हमने सॉल्व किया बच्चों तो हमारे पास वैल्यू आ गई एम कॉमन लेके वी माइनस यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है बच्चों। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, जैसे कि मैंने आपको इनिशियल टाइम 0 दिया था, फाइनल आपको t दिया था, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। जब हम सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है बच्चों। तो हमने ये इसको प्रूफ करके, ये क्या होता है बच्चों, v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज एक्सेलरेशन। तो जब हमने m और a की वैल्यू और f की वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं तो k की वैल्यू 1 मिल जाती है बच्चों, और k की वैल्यू को जब अगेन इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें मिलता है बच्चों f इज इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू एम ए। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से सभी स्टूडेंट्स। तो जैसा कि बच्चों मैंने भी आपको बताया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपका फॉर्मूला क्या प्रूफ हुआ बच्चों, f इज इक्वल टू एम ए। क्या प्रूफ हुआ बच्चों, f इज इक्वल टू एम ए, ये आपने अभी प्रूफ किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस डेफिनेशन से, इस फॉर्मूले से हम देख रहे हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, नंबर सेकंड आपको देखने को मिलता है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ से देख रहे हैं हमारे पास में 2 इक्वेशन हमें देखने को मिलती है। नंबर फर्स्ट में आपको हम देख रहे हैं, नंबर सेकंड में, नंबर फर्स्ट में क्या है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। फोर्स आपका बढ़ेगा, ठीक है, जब आपका जो मास है, जब मास भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों इसमें
कि आपके पास में इसमें आपको बताया गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो हम यहाँ से इसके ग्राफ भी बना के दिखा सकते हैं बच्चों आपको। हम ये ग्राफ भी कभी कभी बच्चों एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, समटाइम्स ये ग्राफ भी आपका आता है। फर्स्ट के लिए आपका ये ग्राफ आएगा, ठीक है, एंड सेकंड के लिए आपको हम यहाँ पर ग्राफ में हम आपको पूरा समझाते हैं इसे। ये आपका सेकंड के लिए ग्राफ बनाएंगे बच्चों यहाँ पर हम। ठीक है, अभी हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास में जो वैल्यू है, यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन आपको दिखा रहे हैं और इसमें भी स्ट्रेट लाइन आपको दिखा रहे हैं, बट आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी चेंज होने वाली हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम ले रहे हैं बच्चों फोर्स, क्या ले रहे हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो हमारा यहाँ पर फोर्स और एक्सेलरेशन का लोगे तो मास हमारा कैसा हो जाएगा, मास कांस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट, यानी मास फिक्स रहेगा। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड में देखें, अगर हम यहाँ पर फोर्स लेते हैं, ये हमारे पास फोर्स दे रखा है इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, एंड इस डायरेक्शन में हमें क्या गिवन है बच्चों, ये हमें दे रखा है बच्चों मास। क्या गिवन है, मास। तो बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये ग्राफ आपका आता है। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, ये पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखेंगे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आता है आपका यूनिट ऑफ फोर्स। क्या आता है बच्चों, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, तो फोर्स की यूनिट को निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F = ma। ठीक है, एंड मास की यूनिट क्या होती है बच्चों, मास की यूनिट होती है kg। ठीक है, ए की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला क्या मिल गया, ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, इसे हम SI यूनिट ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो यूनिट है, ठीक है, फोर्स की, ये हमारी किसके इक्वल होती है बच्चों, ये इक्वल होती है बच्चों आपकी न्यूटन के। किसके इक्वल होती है, इसे हम न्यूटन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, न्यूटन। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बताएं कि F अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, F = ma। ठीक है, एंड इफ़ हमने यहाँ पर दिया इफ़ m = 1 kg। ठीक है, एंड a = आपका 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा बच्चों, F में आ गया आपका F = m यानी 1 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो बच्चों आप यहाँ से देख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1 न्यूटन = 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यानी हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ से आप देख रहे हैं 1 न्यूटन किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड की स्क्वायर के वैल्यू के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, आपको समझ में आया होगा बच्चों, ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम आपको इसी में समझाते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अब आप इसमें नोट करेंगे अच्छे से कि CGS ये होती है बच्चों आपकी MKS यूनिट। कौन सी यूनिट थी बच्चों, SI यूनिट बोलते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं MKS यूनिट। क्या बोलते हैं बच्चों, MKS यूनिट। MKS यूनिट होती है बच्चों ये। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर CGS यूनिट। आपके जो यूनिट है उसके बच्चों 2 सिस्टम होते हैं, MKS यूनिट और एक होता है बच्चों CGS यूनिट। क्या होता है, CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो बच्चों आपको इसके बारे में थोड़ा बता दें, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, यहाँ पर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो बच्चों ये आपके 2 टाइप्स के सिस्टम है जिसमें हम जो यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं। तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या है बच्चों, CGS यूनिट ऑफ फोर्स = आपकी होती है डाइन, DYNE, डाइन। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करें 1 डाइन जब आप सॉल्व करेंगे, 1 डाइन कितनी, 1 डाइन = किसके इक्वल होता है बच्चों, 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, या फिर हम दूसरे तरीके से लिखें 1 न्यूटन = 10⁻5 डाइन। ठीक है, तो बच्चों आपको इसको अगर फाइंड करना है कि आपको 1 डाइन वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करिए। ठीक है, एंड यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप जो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, CGS यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो इसको फिर आप सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, नोट करिए सभी से।
तो अब हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशंस क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की? तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ, ए फील्डर वाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड विद मूविंग बॉल। यानी कोई भी जो फील्डर है जो क्रिकेट मैच में वो किसी बॉल को पकड़ रहा है तो कैच करता है उस टाइम पर, तो वो अपने हाथों को भी मूविंग बॉल के साथ वो पीछे खींचता है। क्यों बच्चों? तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जितना टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, जितना टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा उतना फोर्स डिक्रीज करेगा। जितना टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा बच्चों फोर्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है बच्चों? फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। क्लियर है बच्चों? ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हैं बच्चों, ऑटोमोबाइल आर फिटेड विद द स्प्रिंग्स एंड द शॉकर्स सो एज टू रिड्यूस द जर्क वाइल पासिंग ओवर ए रफ रोड। ठीक है, रफ रोड से जब हम निकलते हैं तो जो हमारे सॉकर वगैरह होते हैं जो वो रिड्यूस करते हैं जर्क को, यानी जो झटके लगते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में यानी गाड़ियों में। तो बच्चों सॉकर क्या करते हैं? सॉकर टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही जब हम बाइक से निकल रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं और किसी रफ रोड से निकलते हैं, ठीक है, तो जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वहाँ पर जो आपके डाउन टाइम में जो है आपका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिससे फोर्स आपका डिक्रीज हो जाता है बच्चों, और इससे पैसेंजर को जो है लिटिल जर्क फील होता है, उससे ज़्यादा कोई हैवी चोट नहीं पहुंचती है। ओके स्टूडेंट, तो आप इस फॉर्मूले को आप अच्छे से देखें, इसको आप पढ़ें। अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं और करते हैं तो आपके बिल्कुल ईजिली ये क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है तो आप सभी बच्चे से सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, अब नेक्स्ट अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ से एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, तो सभी बच्चे देखें कि न्यूमेरिकल आपको जो है क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ए मैन पुशेज ए बॉक्स ऑफ मास 40 kg with a force of 150 Newton. What is the acceleration produced in the box due to this force. ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो है इस फोर्स की वजह से अब आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसको सॉल्व करके देखना है। तो बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं, इसे हम बताते हैं आपको। ए मैन पुशेस ए बॉक्स ऑफ मास 40 kg। तो सबसे पहले गिवन में हम लिखें मास कितना गिवन है बच्चों, 40 kg। ओके स्टूडेंट, ठीक है, विद ए फोर्स ऑफ कितना बच्चों, आपको जैसे कि एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाया गया है बच्चों यहाँ पर, और इसमें जो है जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है डेट इज़ 150 न्यूटन। और जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, 40 kg। ठीक है, अब आपको इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि ये किस एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगा। ठीक है बच्चों, मास हो गया एंड फोर्स आपका हो गया 150 न्यूटन, और आपको इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों आपने, वी नो डैट F इज इक्वल टू ma। तो बच्चों ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, F इज इक्वल टू ma। तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। F कितना दे रखा है आपको 150 बच्चों, M कितना दे रखा है आपको 40 kg, ठीक है, एंड आपका एक्सेलरेशन कितना दिया बच्चों a। जब आप a की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा 150 अपॉन में 40। तो आप यहाँ से देख रहे हैं बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 15 अपॉन में 4। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आपका कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से देखें 3.75। ठीक है, डिवाइड करिए बच्चों इसे, ठीक है, डिवाइड करके आपको इससे मिल जाएगा। तो आपका आंसर एक्सेलरेशन किस में आता है बच्चों, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सभी बच्चों को क्लियर है बेटा ये, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है बुक में दिए गए हैं बच्चों, ठीक है, एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप डिस्कस करेंगे आपके साथ में। जो भी एग्जाम्पल आपको बुक में दे रखे हैं आप उन्हें रिवाइज करें, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस,
और भी बहुत सारी एप्लीकेशन आपको एनसीईआरटी की बुक में दी हैं, आप उनको पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, और हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, ठीक है बच्चों, और पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो बच्चों ये जो भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा कंटेंट आपकी बुक में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो सारा कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे और ये सब पूरा कंटेंट आप अच्छे से कॉपी में नोट करके एनसीईआरटी से भी चैप्टर को रीड करेंगे और एनसीईआरटी में जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप सॉल्व करिए और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को हम पूरा कंप्लीट आपको सॉल्व कराएंगे बच्चों, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।